नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए, जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट ऋषिपाल जी। बहुत स्वागत है ऋषिपाल सिंह जी आपका। नमस्कार जी। उनसे हम चर्चा करें, सवाल जवाब करें, लेकिन उससे पहले आपसे भी हम ये कहेंगे कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय है ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी। अगर आपको चाहिए तो आप फ़ोन उठाएं, नंबर घुमाएं और हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 आया और उसके बाद भी हम अपने संविधान की बात करते हैं, तो ये जो एक्ट है और उसके बाद ये जो ट्रेड यूनियन अपने आप में जो शब्द है, कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में भारतीय संविधान के लिए भी और हमारे जैसी जो अर्थव्यवस्था उसके लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जिस भी अर्थव्यवस्था जो पूंजीगत अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पर जो संसाधन है, संसाधन का जो स्वामित्व है, वो कुछ पूंजीपतियों के पास होता है, तो और उनके पास सारे अधिकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी कि जो उन पूंजीपति जो लोग हैं, उनके जो फैक्ट्रीज में, उनकी मिल्स में, उनकी और जो जितने भी उनके व्यापारिक संस्थान है, उनमें जो लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते तो उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जिससे कि उनका शोषण ना हो। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था, हालांकि जो ये एक्ट है ये 1926 में भारतीय जो आज़ादी को मिलने से पहले भी जो कॉन्सेप्ट था, या उसके अंदर भी ये अधिकार दिए गए थे जो श्रमिक थे कि उनको जो श्रमिक हैं वो किस प्रकार से अपनी यूनियन बना सकते हैं। और यूनियन बनाने का जो उद्देश्य यही है कि श्रमिक जो अपने किसी भी प्रकार से जो उनका शोषण होता है, उस शोषण से वो बच सकें और जो उनकी जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों को मांगने के लिए वो एक संगठित रूप से, जो ना केवल जो पूंजीपति या समझ लीजिए उस फैक्ट्री का या वो उस मिल का मालिक है उसके खिलाफ, बल्कि सरकार के खिलाफ पास भी वो मामलों को जा सकते हैं। और इसी मामलों को ध्यान में रखते हुए उस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए जो श्रमिक हैं उनके रखरखाव के लिए या उनकी बेहतरी के लिए कानून बनाए गए। और इवन हमारे देश में फिर श्रम मंत्रालय बनाया गया है, जिससे भी जो श्रमिक है उनका जो रखरखाव है और उनका जो शोषण है उनको रोका जा सके, और अपने आप में जो श्रम जो अपने आप में एक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत भी है, हाँ। उसका सही इस्तेमाल हो सके। जी, ठीक है। ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के लिए क्या आवश्यकताएं होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत क्या रहती है? ट्रेड यूनियन जो है, जो इस कानून के तहत जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि एक किसी संस्थान के अंदर मान लीजिए 200, 400, 500 लोग काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस संस्थान में रहने वाले जितने श्रमिक हैं वो सारे के सारे श्रमिक जो हैं वो किसी एक ट्रेड यूनियन के विचारधारा से या बातों से जो है सहमत हो। यह संभव है कि एक ट्रेड, जैसे हमारे यहाँ इवन कम्युनिस्ट पार्टी में की भी काफी सारी ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी भी अलग अलग यूनियंस हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकार है कि एक संस्था के अंदर, एक किसी संस्थान के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अपनी अलग अलग यूनियन भी बना सकते हैं। वो एक यूनियन के अंदर भी जा सकते हैं और अलग अलग यूनियन भी बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो ट्रेड यूनियन में कम से कम 7 सदस्य जो होते हैं वो मिलके यूनियन का निर्माण करते हैं। और वो लोग वही सदस्य हो सकते हैं जो उस ट्रेड से संबंधित हो, उस जो व्यवसाय चल रहा है या जो मिल चल रही है, जो भी जिस संस्थान में वो लोग लगे हुए हैं, उनसे संबंधित वो कार्यों को वो किया जा सकता है। तो इसलिए ट्रेड यूनियंस जो का पंजीकरण भी इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिससे कि जो इस समय स्थापित ट्रेड यूनियन है, अगर उसके जो पदाधिकारी हैं
वो किसी प्रकार से श्रमिकों के जो रखरखाव के लिए या उनके कल्याण में अगर वो किसी तरह की कोताही बरतते हैं या वो एक तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं, अब वो उतनी बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में नई ट्रेड यूनियन बनने का प्रावधान कानून में दिया गया। जी, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन, इसका क्या प्रोसीजर है? तो हमारा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो ट्रेड यूनियंस होती है उनका जब पंजीकरण कराते हैं तो वहां पर कम से कम जो 7 सदस्य होने चाहिए, 7 सदस्य मिलने के बाद वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा सकते हैं। न केवल जो वो उसको रजिस्टर करा सकते हैं बल्कि उसके अंदर जो वो रजिस्टर कराने जाते हैं तो उसके अंदर एक पूरी जैसे एक पूरी नियमावली होनी चाहिए कि इसके अंदर जो सदस्य हैं वो सदस्य कौन-कौन होंगे, उनमें उनके पदाधिकार कैसे होंगे, उनके बीच में चुनाव कैसे होगा, उनका अगर कोई शुल्क लिया जा रहा है तो शुल्क कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन बन रही है उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका जो कार्यालय वो कैसे होगा, अगर उसके बीच में चुनाव कराए जाएंगे तो वो कैसे होंगे, अगर कोई पदाधिकारी ऑलरेडी सीट के ऊपर है और वो लोक कल्याणकारी रूप में कार्य नहीं कर रहा तो उसका बदलाव कैसे होगा, या कोई पदाधिकारी किसी से मान लीजिए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या यूनियन को छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका बदलाव या रिप्लेसमेंट कैसे होगा। तो ये सारे के सारे जो नियम है, ये सारे के सारे नियम को ट्रेड यूनियन के अंदर उनको शामिल किया जाता है जिससे कि जो ट्रेड यूनियन का जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि जो श्रम है, श्रम की जो एक तरह से समझ लीजिए सप्लाई है, जो वो सप्लाई ना टूटे, क्योंकि जो संस्थान है वो संस्थान अगर मान लीजिए वो श्रम पे आधारित है, या जैसे एग्जांपल मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का हम बात करते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन में ट्रेड यूनियन जो होती है अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस आती है तो और बहुत सारी इसके अलावा सरकार भी लगातार कोशिश करती है जो ट्रेड यूनियंस के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी जब वो सरकार कल्याणकारी योजना बनाती है तो यूनियन के मेंबर को भी अपने साथ में रखती है, किसी को अपॉइंट करती है, किसी का स्पेशल सिलेक्शन होता है कि जिससे कि वो उनमें सलाह दे सके कि उनकी जो कल्याणकारी योजना है ट्रेड यूनियन की वो किस प्रकार से कार्य कर सके। जी, ठीक है। ट्रेड यूनियन के नियमों में क्या प्रावधान होने चाहिए? देखिए ट्रेड यूनियन जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ट्रेड यूनियन के नियम होते हैं वो सबसे बड़े जो प्रावधान होते हैं, सबसे पहले तो ये है कि कितने लोग उसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो क्योंकि यूनियन जो होती है उस यूनियन को सारे लोग तो नहीं चला सकते, यानी जो जिसकी जनरल बॉडी है अगर मान लो 100, 200, 400, 500 लोग तो एक साथ 500 लोग अगर बात को कहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 500 लोग अपनी बात को कहें और यूनियन चल सके या संस्था चल सके। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल बॉडी होती है और जनरल बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी को चुनती है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो पावर्स होती है वो जनरल बॉडी में तय होती है। उस एग्जीक्यूटिव बॉडी की पावर क्या क्या होगी, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने समय तक उस काम को कर सकते हैं, उनके कर्तव्य क्या होंगे, अगर वो किसी का कदाचार करते हैं, यदि मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई करप्शन करते हैं या किसी भी तरीके से संस्था के अहित में काम करते हैं तो उनको हटाने का प्रावधान होता है। इसके अलावा मान लीजिए और उसके अंदर जो कल्याणकारी योजना है उनको और कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है, तो ये सारी जो मामले होते हैं उन सबसे संबंधित होते हैं, उनके नियमों को कैसे बनाया जाए, कौन कौन से नियम होंगे। इसके अलावा और बहुत सारे नियम जो होते हैं जो जैसे जैसे समय बदलता है उसके अंदर परिवर्तन करना है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में और बढ़ाने हैं या घटाने हैं, या शुल्क को और बढ़ाना है या घटाना है, या जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारे जो मामले होते हैं ये उस नियमावली के द्वारा ही चलाए जाते हैं जिस नियमावली से वो ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड हो। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि यूनियन के निधि का उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है? देखिए पहली बात तो हम समझते हैं कि यूनियन की निधि होती किसकी है। जो यूनियन की निधि एक तो वो निधि होती है जो कि वार्षिक या मासिक रूप से जो एक सब्सक्रिप्शन जो होता है या जिसको हम बोल सकते हैं उनका जो एक एक्सपेंडिचर समझ लीजिए, या मंथली जो पेमेंट होती है, किसी की 10 रुपए है, किसी की 50 रुपए है, एक जो निधि इकट्ठी होती है, एक निधि तो वो होती है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। एक कई बार ऐसा होता है कि जो संस्थान होता है वो संस्थान या सरकार भी एक अपने कोष में से कुछ अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं वेलफेयर के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो उनकी निधि है वो बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसके पास आ जाती है। अब उनको अपनी जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर जो उनकी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए
उनको उस निधि का वो इस्तेमाल करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है जो निधि का जो मान लीजिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज है या इसके अलावा उस यूनियन में कोई ऐसी व्यवस्था कर रखे कि मान लीजिए किसी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी तो हम कुछ 10,000 या 50 अपने मेंबर को इतना एक फंड दे सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं होती है जिसके अंदर उनका जो निधि है उस यानी जो कल्याण क्योंकि निधि कल्याणकारी होती है तो ऐसी योजनाओं के हिसाब से ये बनाई जाती है जिससे कि उनके जो मेंबर्स है उनका कल्याण हो सके। जी। और ऐसी स्थिति ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो निधि का इस्तेमाल होता है उसको भी हमें ध्यान रखना है जो पंजीकृत जितनी भी ट्रेड यूनियन है उनका हर साल ऑडिट भी कराना जरूरी है। ऑडिट होता है कि जो वो पैसा है वो कैसे इस्तेमाल हो। इसके अलावा एक छोटा सा और भी है कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है या उनका दफ्तर होता है उसके अंदर भी जो लोग काम करते हैं उनका खर्चा भी कई बार उसमें से निकाला जाता है जिसको भी ऑडिट कराना हो। या अगर आपका भी कोई सवाल है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01206127 पर कॉल करें या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, इस खास कार्यक्रम में इस टॉपिक को और आगे हम बढ़ाते हैं, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। ऋषिपाल जी, देखिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों के अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ट्रेड यूनियन में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य दो प्रकार से होते हैं। एक तो सामान्य सदस्य होते हैं ट्रेड यूनियन के, एक उसके पदाधिकारी सदस्य होते हैं जिसको हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोलते हैं। जो सामान्य सदस्य होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो ट्रेड यूनियन की जो व्यवस्था है उसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं, उसमें इलेक्शन भाग ले सकते हैं और इसके अलावा कल्याणकारी जो योजना है उनमें वो सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी के लोग होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि जिसे सामूहिक सौदेबाजी होगी इसको बोल सकते हैं, शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बड़ी संस्थान से या सरकार से किसी बड़े मामले पर मान लीजिए किसी चीज की कोई कंसेंट देनी है तो ऐसा संभव नहीं है कि जितने भी ट्रेड यूनियन के सारे लोग हैं उन सबसे कंसेंट ली जाए। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो जाती है उस संस्थान से या सरकार से या जो भी और व्यक्ति जिससे उस ट्रेड यूनियन के संबंध कोई मसला हो जाता है तो उनको ये अधिकार होता है कि उस मसले पे सामूहिक रूप से अधिकार लेके उस मसले को खत्म किया जा सकता है। ये विशेष अधिकार उनके पास होते हैं। बाकी इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन के अंदर जो उसकी नियमावली होती है उस नियमावली के अंदर भी क्योंकि ट्रेड यूनियन अलग अलग तरीके से होती है, उनके जो नेचर है अलग अलग प्रकार से होता है तो उनके जो अधिकार होते हैं जो उनकी नियमावली बनती है तो उस अधिकारों को संक्षेप रूप से उसके अंदर बताया जाता है कि एक सदस्य के क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है सर, ये बताइए कि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी योग्यता उनकी होनी चाहिए? देखिए, जो ट्रेड यूनियन की हम बात करते हैं जब क्योंकि ट्रेड यूनियन अपने आप में श्रमिक संस्था है और किसी भी जो श्रमिक संस्था है उसके अंदर अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट की बात करते हैं या बुनकर को ट्रेड यूनियन है या किसी मिल की कोई ट्रेड यूनियन है या मान लीजिए कोई और अलग नेचर की है। तो ये डिपेंड करते हैं किस नेचर की संस्था जो है उस पर काम करे। सामान्य रूप से जो पदाधिकारी होते हैं उनसे ये उपेक्षा की जाती है कि जरूर संभव नहीं है कि उनको मतलब सारी चीजें उनको बहुत इंग्लिश में बहुत वो जानकारी हो उनके पास या मान लीजिए बहुत अच्छी उनको डिग्री हो। एक सबसे पहला काम तो ये है कि वो जो जिस ट्रेड की वो बात कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। एक सामान्य रूप से उनको पता होनी चाहिए कि ट्रेड में समस्या क्या आती है और जो ट्रेड यूनियन के जो सदस्य हैं उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति की। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत अंग्रेजी में सब कुछ जानते हो। बहुत सारे ट्रेड यूनियन में क्योंकि अधिकांश श्रमिक होते हैं आप हिंदी के अंदर भी जो है आप उसके अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं तो कम से कम उन श्रमिकों के बीच में जानकारी करने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी कहीं लिखा नहीं है कोई खास डिग्री होनी चाहिए। बस उस व्यक्ति को जो व्यक्ति है वो सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार्य हो, उसको स्टेट की जानकारी हो, उससे संबंधित जो ट्रेड है या कानून है उनकी जानकारी उससे उपेक्षित होती है कि उस व्यक्ति को ट्रेड लॉज जो है वो सारे पता है तभी वो उन मामलों को कर सकता है। विशेष रूप से कहीं पंजीकृत नहीं है तो जो पदाधिकारी है उनको उनकी क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन होनी। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि अपने आप में ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियन में श्रमिक जुड़े हुए हैं। तो एक श्रमिक जो सामान्य श्रमिक आज जुड़ा हुआ है तो संभव है वो अपनी मेहनत करते हुए लोगों को लोकप्रियता बनाते हुए तो सामान्य श्रमिक जो है वो भी एक दिन उस यूनियन के एक पदाधिकारी बन जाए या बड़े पद पे पहुंच जाए। जी ठीक है सर, ये भी बताइए कि अगर
पंजीकरण रद्द करना, मतलब कैंसिल करना हो रजिस्ट्रेशन, उसके लिए क्या रद्द करने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने के क्या कारण हो सकते हैं? आप एप्लीकेशन देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, रद्द हो जाता है, क्या क्या कारण होते हैं जिससे वो रद्द होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करते हैं यूनियन की या किसी ग्रुप की बात करें, एक यूनियन सबसे ज्यादा जो चलती है वो उसके सदस्यों से चलती है। उसके सदस्य होते हैं, उनके सदस्य जो उसका सदस्यता शुल्क है वो देते हैं, उस शुल्क या उस निधि के हिसाब से वो संस्था चलती है। अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा कोई समय आ जाता है या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उस यूनियन के अंदर लोग इतने कम हो गए हैं कि उस यूनियन को जो चलाना, उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या उसके जो खर्चे हैं या उसको मेंटेन करना, वो ही संभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में वो यूनियन रद्द हो सकती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कई बार जो श्रमिक की जो यूनियन होती है वो किसी खास काम के लिए बनती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई खास कंस्ट्रक्शन हो रही है कि भाई वो जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है वो उस काम को उसको करने के लिए यूनियन बनी। जब वो काम कंप्लीट हो गया तो वहां से लोग, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई तो वहां से लोग जा चुके हैं। तो ऐसे बार जिस परिस्थिति के अंदर अगर मान लीजिए वो काम खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो यूनियन है वो रद्द हो जाती है। लेकिन यूनियन को रद्द करने के लिए उसके 2/3 जो मेंबर्स होते हैं तो 2/3 मेंबर्स की एक उनकी कंसेंट जरूरी होती है। वो लिखित में कंसेंट जो है अपनी जमा करते हैं। जब लिखित में कंसेंट जमा होती है तो उसकी इंक्वायरी के बाद जो है उस ट्रेड यूनियन को रद्द कर दिया जाता है। जी, ठीक है। ट्रेड यूनियन के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? एज क्या होती है, इसकी लिमिट्स? देखिए, पहले तो जो हमारा एक्ट 1962 था उसके हिसाब से जो 15 वर्ष का व्यक्ति भी जो है, 15 वर्ष का बच्चा भी उसको अलाउ कर रखा था ट्रेड करने के लिए, उसको भी ट्रेड यूनियन के अंदर शामिल कर रखा था। 15 वर्ष का व्यक्ति, बच्चा जो है वो ट्रेड यूनियन में शामिल हो सकता है। लेकिन अब सामान्यतः जैसे हमारा संविधान आया है, जैसे जो हमारे लेबर लॉज हैं, जो चाइल्ड लॉज हैं, जो बच्चों जो कमीशन हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर हैं, तो उनके चलते लगातार सरकार ने कहा है कि अधिकांश जितने भी ट्रेड है, हजारस ट्रेड नहीं, सामान्य ट्रेड में कोशिश, इवन डोमेस्टिक हेल्प के अंदर भी कोशिश हो रही है कि जो उसमें काम करने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष अपेक्षित होनी चाहिए और उसका शारीरिक और मानसिक विकास इतना होना चाहिए कि वो जो काम को कर रहा है, जिस ट्रेड को कर रहा है, उस ट्रेड के बारे में समझ सके और वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन को या उस ट्रेड से संबंधित अगर मान लीजिए कोई ऐसी जोखिम है, उन जोखिम को समझ सके कि हाँ इसमें जोखिम भी है, इस जोखिम के रहते हुए मैं इस ट्रेड को कर रहा हूँ। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। पहले जैसे मैंने आपको बताया, पहले 15 साल तक, अब अपेक्षित ये है कि हर ट्रेड के अंदर जितनी जो भी व्यक्ति होता है वो कम से कम 18 प्लस का सदस्य होना जरूरी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही तफसील से, बहुत विस्तार से आपने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।